नमस्कार साथियों, जय हिंद। जेपी ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3। तो दोस्तों, 2 पार्ट हमने पहले ही पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं सिंधुकालीन आर्थिक व्यवस्था। सिंधु घाटी की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो दोस्तों, सिंधु नगरों का उत्कर्ष का प्रमुख कारण उन्नत कृषि और व्यापार था। और दोस्तों, व्यापार ये लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। सिंधु नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से हो जाती थी। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों से हो जाती थी। और इसके जितने अन्नागार थे वह दोस्तों नदियों के किनारे पर बनाए गए थे। अब हम दोस्तों देख लेते हैं इसके कृषि के साक्ष्य को। तो दोस्तों, कृषि के साक्ष्य, दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त जुते खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से जुते खेत का साक्ष्य मिला है, जो यह दर्शाता है कि कृषि की जाती थी। और दोस्तों, धौलावीरा से जलाशय, जो यह बताता है कि कृषि के लिए सिंचाई उत्तम व्यवस्था थी। जलाशय बनाकर वो लोग सिंचाई करते थे। और दोस्तों, हम लोगों को मिला रेशेदार जौ, कपास और लोथल और रंगपुर से भूसी के साक्ष्य। लोथल और रंगपुर से धान के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों, बनौली से मिट्टी के हल मिले हैं। दोस्तों, तो कृषि के साक्ष्य में क्या क्या मिला है। कालीबंगा से प्राप्त जुटे खेत का साक्ष्य, धौलावीरा के जलाशय और रेशेदार जौ, कपास और लोथल और रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य, और बनौली से मिट्टी के हल। अब हम दोस्तों देख लेते हैं इसके व्यापार और परिवहन के बारे में। तो व्यापार और परिवहन के उद्देश्य से नगरों की स्थापना नदियों के किनारों पर की गई थी, जिससे व्यापारिक उत्पाद सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सके। और इसके साक्ष्य हैं दोस्तों लोथल से गोदीवाड़ा का प्राप्त होना, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ से ये लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। और उत्खनन से प्राप्त मुद्रों पर अंकित विशाल नाव की आकृतियां, बैलगाड़ी के खिलौने भी प्राप्त हुए। और ये भी एक साक्ष्य देते हैं कि ये लोग विदेशी व्यापार भी करते थे और आंतरिक व्यापार भी करते थे। और एक चीज, चौड़ी सड़कें। दोस्तों, चौड़ी सड़कों का निर्माण परिवहन के उद्देश्य से किया जाता था, इसीलिए ये भी पता चलता है यह भी परिवहन, यहाँ सड़कों से भी परिवहन करते थे। और मुद्रों के स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली ये होता है कि वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता है, और यहाँ पर पैसे का प्रयोग या मुद्रा जो है का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो मुद्रा के स्थान पर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। और दोस्तों, ये लोग अपना व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से करते थे। और अब हम कैसे पता करें कि ये लोग विदेशी व्यापार करते थे। साक्ष्य, तो दोस्तों इसका साक्ष्य ये है कि बहरीन और फारस से हड़प्पाई मोहरें प्राप्त हुई। और लोथल, दोस्तों अपने भारत में लोथल से फारस व मेसोपोटामिया के मोहरें प्राप्त हुई, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। और दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि सिंधुवासी क्या आयात और निर्यात करते थे। तो दोस्तों, फारस से चांदी, शीशा, फिरोजा आदि वस्तुएं ये लोग आयात करते थे। फारस से दोस्तों चांदी, शीशा, फिरोजा आदि वस्तुएं आयात करते थे। और बेबीलोनिया यानी ईरान को तांबे की बनी वस्तुएं
अब निर्यात करते थे। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन। सिंधु वासियों का धार्मिक जीवन क्या था और वो किसे मानते थे और किस किस की पूजा करते थे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता से हमें कोई भी धार्मिक स्थल नहीं प्राप्त हुए हैं। जो प्राप्त हुए हैं मोहरे, मृण मूर्ति या प्राकृतिक तत्व। दोस्तों इन्हीं के आधार पर हम लोगों को इनके धार्मिक जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों सिंधुवासी जो थे वो मार्त देवी के उपासक थे। दोस्तों सिंधुवासी मार्त देवी के उपासक थे। और मार्त देवी के अलावा दोस्तों मार्त देवी के अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर जिस पर योगी योग की पद्मासन मुद्रा में बैठा है और इसे दोस्तों इसे पशुपति या रुद्र देवता कहा गया है। कालांतर में इसे दोस्तों शिव कहा गया है। तो दोस्तों ये लोग मार्त देवी के उपासक थे और मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई जिस पर योगी योग की पद्मासन मुद्रा में बैठा है। इसे पशुपति या रुद्र देवता कहा गया और वर्तमान में इसे शिव कहा गया। अब दोस्तों मार्त देवी और रुद्र के अलावा सिंधुवासी जो थे वह वृक्ष, पशु, सर्प, पक्षी इत्यादि को पूज्य मानते थे। और दोस्तों विशाल स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य की पूजा में होता रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि ये अग्नि, स्वास्तिक आदि की भी पूजा करते थे। अब हम दोस्तों आ जाते हैं इनके दाह संस्कार पर। दोस्तों ये लोग दाह संस्कार कैसे करते थे। तो इनके दाह संस्कार के 3 नियम थे। पहला पूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक समाधान और तीसरा कलश समाधान। तो चलिए देख लेते हैं पूर्ण समाधान। तो दोस्तों पूर्ण समाधान में क्या था, पूरे शरीर को जमीन के अंदर दफना देना और यही सर्वाधिक प्रचलित तरीका था। दोस्तों पूर्ण समाधान में क्या होता है कि पूरे शरीर को जमीन के अंदर दफना देते हैं। और फिर आ जाता है आंशिक समाधान। दोस्तों आंशिक समाधान शरीर के कुछ भाग को नष्ट होने के बाद दफनाना। अब दोस्तों तीसरा है कलश समाधान। तो दोस्तों कलश समाधान को शव को जलाकर राख को कलश में रखकर दफनाना। दोस्तों क्या होता, शव को जब जला देते थे और जो राख होता था उसको कलश में रखकर जमीन में दफना देते थे। अब दोस्तों हम आ जाते हैं सिंधुकालीन सामाजिक जीवन, यानी सिंधुवासियों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो दोस्तों सिंधु स्थलों से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल का सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है और संभवतः सिंधु समाज मातृसत्तात्मक और सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार दोस्तों परिवार था। और दोस्तों सिंधुवासी जो थे वह शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के थे। और दोस्तों जो ये सेवन करते थे वह था गेहूं, जौ, चावल, तिल, सरसों, दाल, भेड़, बकरी इत्यादि का सेवन करते थे। और दोस्तों यहाँ से जो खुदाई से प्राप्त हुआ वो मृदभांड, घड़े, तस्तरियाँ, थालियाँ, कटोरे, गिलास इत्यादि बर्तन प्राप्त हुए, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग बर्तनों का भी प्रयोग करते थे। और दोस्तों हथियार में क्या क्या प्राप्त हुआ, बर्छी, कुल्हाड़ी, आरा, बसुली इत्यादि। दोस्तों खुदाई से बर्छी, कुल्हाड़ी, आरा, बसुली इत्यादि प्रकार के हथियार भी प्राप्त हुए हैं। अब हम दोस्तों आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पतन
में दोस्तों विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का पतन भी चलिए देख लेते हैं। तो आर्यों का आक्रमण, दोस्तों आर्यों का आक्रमण, दोस्तों गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार ये बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हो गया। अब दोस्तों एम.एस. वर्ष यानी दोस्तों माधव स्वरूप वर्ष महोदय कहते हैं कि नदी मार्ग में परिवर्तन होने के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। और दोस्तों मैके एस.आर. राव महोदय कहते हैं कि बाढ़ आ जाने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। और सबसे ज़्यादा दोस्तों बाढ़ आने के कारण दोस्तों इस सभ्यता का पतन हो गया, इस पर सबसे अधिक मत हैं विद्वानों के। तो दोस्तों सर्वाधिक मान्य यही है कि बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हो गया था। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ चुके हैं। और दोस्तों अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अब दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।